अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के केस पर। आज फिर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि सारे मसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने पैदा करदा हैं और इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट पर आयद कर रही है। 2018 और 2024 की मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का फार्मूला भी तलब कर लिया और कहा कि अगर कहीं पर गैर कानूनी तौर पर तैनातियां हुई हैं तो वो तमाम की तमाम रिवर्स कर दी जाएंगी। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ऑपोजिशन ने एक कमेटी ग्रैंड अलायंस कमेटी बनानी है जिसमें के 5 JUI और 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर शामिल होंगे और मौलाना फजल रहमान और ANP ने नए इंतखाबात का मुतालबा भी सामने रखा है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में बात होगी नए बजट के हवाले से जिसका नफाज शुरू कर दिया गया है। ऑपोजिशन ने नए बजट पर तनकीद की है जबकि हुकूमत ने अवाम को रिलीफ की यकीन दहानी करवाई है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज बिला ताखीर शामिल गुफ्तगू करेंगे सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। सलीम बुखारी साहब, बात वही हो रही है जो आप बहुत पहले से करते आ रहे थे कि सारा मसला PTI का अपना पैदा करदा है, खुद इंतखाबात करवा नहीं रही थी और अब इल्जामात। देखिए, पहले तो हम ये कहते थे, ये कहा जा सकता था कि हम गैर मुतल्लिक लोग हैं, अपनी मर्ज़ी से नतीजा अखज़ कर लेते हैं, लेकिन आज यही बात जो है वो चीफ जस्टिस ने भी इतने ही लफ्ज़ों में कही है। जी, उनका कहना यह था कि जी आप अगर इंटर पार्टी इलेक्शन करवा लेते टाइम से तो आज आपको इन मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। अब आप ये कह रहे हैं कि जी वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसकी गलत तशरीह की वजह से हमें बदले से भी महरूम होना पड़ा और हमें इन मखसूस नशिस्तों से भी महरूम होना पड़ा। सही। इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने मेरे ख्याल से बड़े खुल के बात की है। उन्होंने कहा है कि आप हम पर इल्ज़ाम तराशी करने की बजाय अपने कंडक्ट पे गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि आप इस सूरत हाल से क्यों दो चार हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल इस एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक हैं कि भाई साहब ये रूल्स और ये मफरूज़े और ये रवायात छोड़ें, हम तो प्योरली आइन की बात करेंगे। मेरे ख्याल से इनका मुत्तफिक होना इस तरफ इशारा ज़रूर करता है कि इस केस का फ़ैसला ना ख्वाहिशों पर होगा, ना अंदाज़ों पर होगा, ना मफरूज़ों पर होगा, प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट पर होगा। मेरे ख्याल से इतने कंट्रोवर्शियल फैसले में अगर ये अप्रोच अपनाई जाती है तो फिर शायद लोगों को इसके फैसले से पर कम इतराज़ होगा, क्योंकि अगर आइन को बालादस्त समझ के आइन की रूह के मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं तो मुतल्लिका पार्टीज़ जो हैं वो भी रिलैक्स कर जाएंगी कि किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई है। अब ये देखना बाकी है कि क्या वाक़तन आइन की रूह के मुताबिक फ़ैसला होता है या उसमें किसी ज़ाती ख्वाहिश या किसी ज़ाती बोग्ज़ या प्रेजुडिस का तासुर मिलता है। ये भी हो गया जनाब। दूसरी बात यह है कि वो चीफ जस्टिस साहब ये भी फरमाते हैं कि मुझे कोई एक ऐसा इलेक्शन बता दीजिए पाकिस्तान की तारीख में जिसके बारे में सब ने मुत्तफिक होकर कहा हो कि माशाल्लाह क्या अच्छा इलेक्शन। एग्जैक्टली, मनपसंद फैसले नहीं आते तो फिर कहते हैं धांधली हुई है। यानी वो कहते हैं कि कोई एक इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसके ऊपर धांधली का इल्ज़ाम ना लगा हो। जी, देयरफॉर इसीलिए वो गुंजाइश रखी गई कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बना देते हैं और इंतखाबी वो ज़रदारियाँ जो हैं उसके तहत आप अपने ग्रीवांसेस जो हैं उसका रिलीफ ले सकते हैं, उससे आपको रिलीफ मिल सकता है। तो ये नई जो सूरत खुल रही है इससे दो नुकसान हुए हैं। पहला नुकसान ये हुआ है कि PTI को जल्द रिलीफ नहीं मिल रहा जी। दूसरा नुकसान ये हुआ है कि जो समाअत चीफ जस्टिस साहब पहली या दूसरी प्रोसीडिंग्स में फैसला करना चाहते थे वो लटकता चला जा रहा है। जो चीज़ें हमें पहले नजर आ रही थी अब वो चीज़ें आगे बढ़ गई हैं और हालात किसी और तरफ निकल पड़े हैं, ऐसे ही। हाँ, मेरे ख्याल से काफ़ी ये फैल गया है मामला और इसके फैलने की बहुत सारी वजूहात ये हैं, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि बहुत सारी वजूहात जो जजेस हैं उनके आपस के जिस तरह से वो अप्रोच कर रहे हैं इसको, उसकी वजह से ये मामला फैलता जा रहा है। तो मैं वकला को ज़्यादा क्रेडिट नहीं देना चाहता इसका। देखिए ना, मैं आपको एक दो मिसालें दे देता हूँ। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की तो मैंने बता दी ना आपको, उन्होंने कहा है कि एक ही किस्म के इशू के ऊपर आप दो मुख्तलिफ अप्रोचेज़ नहीं अप्लाई कर सकते जी। उसके बाद जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, आपको पता है वो इस हवाले से उनके ऊपर सोशल मीडिया पर भी नेशनल मीडिया पर भी जो कुछ कहा जा रहा है वो हमारे सामने है जी। लेकिन उन्होंने कहा कि बुनियादी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके एक बड़ी सियासी जमात को उसके हक से महरूम कर दिया गया, बल्कि उसको इलेक्टरल प्रोसेस से ही निकाल दिया गया। सही। अब अगर आप वो कहते हैं कि नशिस्तों की तकसीम तो बाद की बात है। हाँ जी। सबसे पहला तो नुकसान ये हुआ कि PTI जो बहुत बड़ी जमात है जिसको काफ़ी वोट भी पड़े हैं उसको आपने इलेक्टरल प्रोसेस से बाहर रखने की कोशिश की। इतराज़ उनका अपनी जगह दुरुस्त होगा और दुरुस्त
है भी, लेकिन बाकी के जज सारे जजेस उनसे इत्तेफाक नहीं करते हैं। जी देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जिस बात पे हैरत है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन को तो सारे कोस रहे हैं, सबका निशाना जो है या इलेक्शन कमीशन हदफ की जो है तरफ वो इलेक्शन कमीशन है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के उसी फैसले को जब पेशावर हाई कोर्ट ने एंडोर्स किया था, अपहोल्ड किया था, और 5 जजेस थे वहां, हाँ जी। उसका किसी से जिक्र सुना आपने? नहीं, ना किसी वकील ने जिक्र किया है, ना किसी पार्टी ने किया है, ना ही किसी जज ने रिकॉल किया है। फोकस तो ये होना चाहिए था कि एक इतना बड़ा फैसला जो पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस ने अपहोल्ड किया, इलेक्शन कमीशन का सस्टेन किया, वो किधर है? आपको कहीं नजर आया सारी नहीं, प्रोसीडिंग में? हर जगह पे इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही बात आ रही है। मेरे ख्याल से ये अप्रोच भी दुरुस्त नहीं है। ये मेरी ज़ाती राय हो सकती है, आई कैन बी रॉन्ग देयर। ठीक है जी। जी दूसरी बात यह है कि यानी जो मैंने जैसा कहा कि जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं जजेस की, जिस तरह की आपस की गुफ्तगू है, तो मैं अगर बहुत सेफ हो के ये कहना चाहूँ कि मुझे यूँ लगता है कि जजेस में आपस में भी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। बुखारी साहब, लेकिन इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था मुझे लगता है बीच में धड़े हैं, आपने कहा था ये तो मैं नहीं कहता। देखिए धड़े तो हम शायद ना कह पाएंगे, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव अबाउट इट, वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑल्सो अबाउट इट। लेकिन मुतजाद और कंट्रास्ट एक दूसरे के अगेंस्ट जुमलाबाजी तो हो रही है, ठीक है, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। ठीक है, और उसी की वजह से गालबन ये मामला लटकता भी चला जा रहा है। अब थोड़ा सा और ज़रा इस अप्रोच को खोलते हैं। जो JUI के नुमाइंदे वहाँ बैठे हुए थे, जो वकील भी हैं प्रोफेशन के एतबार से, कामरान मुर्जा साहब, इज़ दैट राइट? जी जी। तो उनसे पूछा गया, जब ये सवाल किया गया कि क्या JUI जो है वो इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की तायद कर रही है, तो उन्होंने कहा हाँ जी तायद कर रही है। तो एक जज ने फिर दोहराया उनसे कि आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ठीक करवाया है, तो उन्होंने भी दोबारा अपनी बात दोहराई और कहा कि जी मैं यही मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन ने अपना काम ठीक किया। हालांकि एक जज ने फिर उनकी तवज्जो दिलाई कल के मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ कि भाई कल वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कुछ कहा है, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन में बहुत धांधली हुई है, इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर, ठीक है, तो ये इस तरह की बातों के साथ नए विस्टास खुलते जा रहे हैं, जिसको मैंने कहा है कि नए कट्टे खुल रहे हैं। सही। तो ये जल्दी मामला सिमटेगा ये मेरी समझ में नहीं है। बहरहाल एक बात और जो बहुत ज़रूरी है कहना, उनका जी बात यह है कि मखसूस नशिस्तों का मकसद अक़लियतों और ख़वातीन को आगे लाना है, और आइन की भी यही स्पिरिट है। दूसरा उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में कोई भी नशिस्त खाली नहीं छोड़ी जा सकती, ये भी बिल्कुल ठीक है, और यही वजह बनी थी कि जल्दबाजी में इलेक्शन कमीशन को वो सीटें एलोकेट करना पड़ी, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिसके हिस्से में जितनी आती थी। और सर वही मूड पॉइंट है। असल बात वो कहते हैं अटॉर्नी जनरल साहब ये है कि हक किस बुनियाद पर मिलेगा। जी जो रिक्वायरमेंट थी वो आपने पूरी नहीं की। मिसाल के तौर पे सुन्नी इत्तेहाद ने लिस्ट नहीं दी, अब जिसकी लिस्ट टाइम से पहले से सबमिट नहीं है वो नहीं कर सकता क्लेम कि जी मुझे नशिस्तें दे। जी दूसरी बात ये कि उनका एक लेटर जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है, जो इलेक्शन कमीशन ने रिलीज़ भी किया था। उसमें भी उन्होंने कहा था कि जनाब हम तो मतलब इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, और उनके जो चीफ हैं हामिद रज़ा साहब, उन्होंने इंडिपेंडेंट PTI के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा है। जी तो आप मुझे बताइए कि जब आपने ये बुनियादी 2 शर्तें ही पूरी नहीं की हैं, तो आप किस बलबोते पर ये इतने बड़े बड़े मुतालबात कर रहे हैं? एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने बहुत कमाल तरीके से आज ये बावर कराने की कोशिश की कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है और उसी को करने दें। जी सर, एक और बात चीफ जस्टिस साहब ने की और वो भी तवज्जो तलब है। वो कहते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन से मांगा क्या जा रहा है। एब्सोल्युटली, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने भी तो यही बात कही, और आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया ये कि वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आइन और इलेक्शन रूल्स के तहत इलेक्शन कराने का पाबंद है, जो उसने करा दिए। जी जो कुछ उसने, इलेक्शन कमीशन का दावा यह है कि हमने कोई चीज़ गैर आइनी नहीं की है। एग्जैक्टली ठीक है, मतलब है चीफ जस्टिस साहब का गालिबन इशारा ये था
कि हम यहाँ पर अपनी मर्जी के साथ इलेक्शन ना करवा सकते हैं, ना उसके नताइज हासिल कर सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, उसी ने ही करना है। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट एक बातें और इस हवाले से करना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि देखिए, अगर तो ये बहस इसी तरह खुलती चली जाएगी और ये इस पर हद मुकर्रर नहीं होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत जल्द इस केस का फ़ैसला आने वाला है। क्योंकि आपने ये बात गश्त भी सुनी होगी कि 2018 के इलेक्शन की भी फिर बात कर लेते हैं। exactly. अगर इलेक्शन की स्क्रूटनी करनी है, हाँ तो फिर 2018 भी कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, वो भी कर लेते हैं। उस पे आके ज़रा मैंने देखा है कि पीटीआई भी थोड़ी सी बिदकती है और इलेक्शन कमीशन भी नहीं चाहेगा कि वो कट्टे दोबारा खोलें जी। तो हैविंग सेड दैट, ये सब कुछ जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ वो ये है, मैंने कहा भी था, अगर आपको याद हो एक प्रोग्राम में, कि मुझे नहीं दिखाई देता कि ये नशिस्तें आराम से सिल्वर प्लेटर पे रख के सुन्नी इत्तेहाद को पेश कर दी जाएंगी। जी, आपने ऐसा ही कहा था, याद है आपको? बिल्कुल। अभी भी जितनी भी मर्जी ये बहस छिड़ती चली जा रही है, आगे से आगे जा रही है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये नशिस्तें उनको मिलेंगी। हाँ, ये तकरार हो सकती है, देयर कैन बी अनदर, लेकिन अब ये इसके ऊपर नज़रसानी भी नहीं हो सकती। फुल कोर्ट बैठी हुई, पूरी की पूरी कोर्ट, अब इसके ऊपर आसमान से उतरेंगे फरिश्ते फैसला करने के लिए। तो जो भी इसका फैसला होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो मुतल्लिका पार्टियों को मानना पड़ेगा। ठीक है सलीम बुखारी साहब, इसी के साथ एक ब्रेक का भी कहा जा रहा है और हमें इस बारे में भी बात करनी है कि एक प्रपोजल जो सामने रखी जा रही है फजलुर रहमान साहब और एएनपी की तरफ से, उस पर भी बात करनी है। आपके पास ये सवाल लेकर आना चाहती हूँ सबसे पहले। आपके सवालों से डर के मारे कुछ ढूंढना चाह रहा था कि जवाब कोई ढूंढ के रखूँ उसका। जी बताइए सर। आप ये देखें कि ये कमेटियां तश्कील पा रही हैं, मुझे लगता है कि ऑपोजिशन इस वक्त खासे दबाव में है। मैं चाहती हूँ कि आप ही इसको एलैबोरेट करें, कौन कौन सी कमेटियां बनने जा रही हैं? देखिए, इस वक्त चूँकि फोकस हम पीटीआई को किए हुए हैं, इससे पहले तो बात कर लेते हैं कि पीटीआई में क्या हो रहा है। जाहिर है उसमें अपोजिशन का ताल्लुक भी है, इसलिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उसमें दीगर जो पार्टियाँ तहरीक में पीटीआई के साथ हैं वो हैं। मगर एक अजीब वो गरीब तुरफा तमाशा है कि दो बड़ी पार्टियां जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, उनसे तो बात नहीं करनी है जी। तो वो तो फारग है। यानी जो इस वक्त हुकूमत बनाए हुए हैं, इतनी मेजॉरिटी उनके पास है, और अगर मखसूस नशिस्तें शामिल कर लें तो उसमें 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुकूमत कर रही है, वो कहते हैं इनसे तो बात ही नहीं करनी है। अब वो बात किससे करना चाहते हैं? मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई के बीच ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि 5-5 रुकनी दोनों तरफ से अरकान होंगे, एक 10 रुकनी कमेटी बनेगी जो इस ग्रैंड अलायंस का फैसला करेगी। एंड अगेन ग्रैंड अलायंस माइनस पीपल्स पार्टी एंड नून लीग, माइनस गवर्नमेंट। ठीक है, ऑब्वियसली माइनस गवर्नमेंट। तो पहली बात तो ये है कि हम इस कमेटियों पर, दूसरी कमेटी का भी मैं बता दूं, दूसरी कमेटी जो है वो एक 7 रुकनी है। वो कमेटी बनी है कि जो लोग वापस आना चाहते हैं, जो पार्टी छोड़ गए थे जी, उनका फैसला करेगी वो। फिलहाल उनकी वापसी रोक दी गई है। यानी ऑब्वियसली वहाँ कोई इतना बड़ा फैसला बानी पीटीआई की मर्ज़ी के बगैर नहीं होता है। तो ये खान साहब से जिन लोगों ने मुलाकात की है, उसके ज़रिए ये पैगाम बाहर आया है कि अभी कोई पार्टी में वापस नहीं आ सकता। एक 7 रुकनी कमेटी बनाएंगे जिसके नाम भी आपने बताए थे कि 6 के नाम तो सामने आ गए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, आप नाम ले रहे हैं ताकि हमारे नाज़रीन को पता लगे। इसकी सरबराही शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं और कमेटी के अंदर जो मेंबर्स हैं, असद कैसर हैं, हामिद खान हैं, शहरियार आफरीदी हैं, बैरिस्टर गौहर हैं और शिबली फराज, ये नाम अभी तक सामने आए हैं। देखिए, ये तो हो गई बात इनकी ग्रैंड अलायंस बनती है या नहीं बनती है, इसलिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। आप देखें, जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके लीडरों से वो मिल रहे हैं, नवाज शरीफ से गले मिलते हैं, शहबाज शरीफ से गले मिलते हैं, आसिफ जरदारी से गले मिलते हैं, बिलाल भुट्टो जाके घर मिलते हैं, सबको रिसीव कर रहे हैं वो। तो वो कहते हैं ना, चिप अपने हाई करने पड़ते हैं जब आप किसी से बार्गेन कर रहे हो। तो वो इधर भी खेल रहे हैं, उधर भी खेल रहे हैं। क्या नतीजा निकलेगा ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, इसलिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को इक़्तिदार से बाहर रहने की कुछ ज़्यादा आदत नहीं है। 2018 और 2024 के इलेक्शन में थोड़ी गड़बड़ हुई है, वरना वो हमेशा किसी न किसी रंग में हुकूमती इक़्तिदार का हिस्सा होते हैं जी। अब भी मुझे ये लग रहा है कि अगर उन्हें ये यकीन हो गया कि पीटीआई जल्दी वापस आने वाली नहीं है, तो शायद उनकी बात फिर जो हुकूमती इत्तेहाद है उनके साथ बन जाए। और इसीलिए खदशात हैं। आपको याद होगा एक जलसा हुआ था केपीके में, ये अभी हाल ही में, इस इत्तेहाद की बातों के बावजूद, तो उसमें भी मौलाना डीजल के नाम से उनके यानी नारे लगा दिए गए थे उनके खिलाफ। याद है ना आपको? सुना होगा आपने, सोशल मीडिया पे भी था। मेरा ख्याल है इन पार्टियों को ज़रा छोड़ते हैं, ज़रा देखें, ये अहाता करने की कोशिश करते हैं कि क्या पीटीआई वो पीटीआई है जो इमरान खान के जेल जाने से पहले थी। सर फवाद चौधरी साहब भी तो यही बात कर रहे हैं कि वो चीज़ है ही नहीं।
ये वो पार्टी नहीं रही है। इसलिए सबसे पहले तो इसमें से दो बड़े धड़े बने, एक जहांगीर तरीन अलीम खान वाला और दूसरा परवेज़ खटक वाला। तो एक लार्जर नंबर ऑफ सीनियर जो लीडरशिप थी वो तो डिवाइड हो गई। उसके बाद रह गए वो जो कमिटेड थे खान साहब के साथ पार्टी में, जिनमें से काफ़ी सारी तादाद गुमशुदा है, जो गुमनाम है, अभी पता नहीं कहाँ है, और बाकी जो है वो सीना को भी कर रहे हैं सुबह से शाम तक। आपको पता तो है, ठीक है, शहर से आई नो बाहर है। आई नो। अब दूसरे बाकियात जो हैं उनमें और वकला, इन दोनों में अब एक तसादुम है, यानी बैरिस्टर गौहर में खान हो जाए, ये हम अपने से शेर अफजल मरवत साहब हो जाएं, एक ये ग्रुप है, दूसरा हामिद खान साहब का ग्रुप है, जो बजाते खुद समझते हैं कि मैं चूँकि बानियों में से हूँ इसलिए मेरा राइट ज़्यादा है, जिसकी ऐसी तैसी आज की है फवाद चौधरी साहब ने। उसके ऊपर बाद में आते हैं। तो एक तो ये वो पार्टी नहीं रही है। अब इस पार्टी में वापस लोगों को लेके आने की का जवाब भी इसीलिए पैदा हुआ है कि इसका थोड़ी सी वो शक्ल बहाल की जाए। असल शक्ल में ये वापस आए। वकला बहाल होने देंगे या नहीं, ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है। इसलिए कि आज जो पत उतारी है फवाद चौधरी साहब ने हामिद खान साहब की, वो तो बहुत ही हैरान कुन है। वो ये कहते हैं कि ये जिस वक्त मुश्किलात का शिकार थी पीटीआई, तो उस वक्त हामिद खान साहब ऑस्ट्रेलिया में अपने फार्म हाउस के ऊपर बैठे हुए थे, और दूसरे उन्होंने लत्ते लिए हैं रऊफ हसन साहब के। उसने कहा, वो जिसको कहते हैं ना हुशी, ये कौन है भाई? तो ये फवाद चौधरी साहब काफ़ी सरगर्म नज़र आए हैं, और लहजा भी उनका बड़ा यानी तल्ख जिसको मैं कह सकता हूँ। उनका जवाब दिया है पार्टी के डिफरेंट कार्डर की तरफ से। अच्छा, एक बात और जो बहुत खौफनाक थी लेकिन दब गई है, वो ये थी कि जी पीटीआई के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, और यहाँ तक भी बात गई थी कि 32 के 36 एमएनएस जो हैं और एमपीएस वो अलहदा हो रहे हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। वो एक तो तरदीद कर दिया बैरिस्टर गौहर साहब ने, उन्होंने कहा जी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, पार्टी के अंदर कोई ग्रुप नहीं है, एक ही है, और हम बानी पीटीआई के मशवरे से ही चीज़ों को लेके आगे चल रहे हैं, यानी कोई ग्रुपिंग नहीं है, सिर्फ बानी पीटीआई की बात चल रही। इस हद तक तो मैं इत्तेफाक करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इससे भी इनकार नहीं करता कि पार्टी के अंदर कशीदगी मौजूद है। अब आगे आ जाइए जनाब, ये जिक्र होगा फवाद चौधरी साहब का भी हमने कर दिया। दूसरा ये कि जी दो और बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कौन सी? और वो है जो पीपल्स पार्टी और नून अपने मुत्तहिदा की चल निकली जी। आपने देखा आज 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं। सबसे पहले तो खालिद महमूद सिद्दीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और काफ़ी वो भी गर्मा गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और एक तो वो जो भर्तियां की गई थी पिछले दिनों में, काफ़ी सारे मतलब है हज़ारों की तादाद में लोग जो थे वो नल एंड वाइट करार दे दी है सिंध हाई कोर्ट ने, और इसके ऊपर बहुत खुश थे वो कि जो हमारा हक तस्लीम कर लिया गया है वगैरह वगैरह। उसका जवाब दिया जी अच्छा, इसमें कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में, भुट्टो फैमिली के बारे में भी की, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है बहुत सख्त नाला है, और उसी पर माफ़ी तलब कर रहे हैं। मैं अर्ज़ करूँ जी जी वो ठीक कह रही हैं आप। एक तो ये जो मुर्ज़ा वहाब साहब हैं जो मेयर हैं कराची के, उन्होंने भी बड़ा सख्त लहजा इख्तियार किया एमक्यूएम के बारे में। दूसरा शर्जील मेमन साहब, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत हॉट थी, हत्ता कि उन्होंने तो मुतालबा कर दिया कि जी गवर्नर सिंध जो है वो इस्तीफ़ा दे। ठीक है ना, पहले भी आपको याद होगा जब गवर्नरों की बात हो रही थी तो उसमें शदीद रिजर्वेशंस थी एमक्यूएम की कि जी हमारे बंदे को तब्दील नहीं किया जाना चाहिए, जबकि पीपल्स पार्टी का तकाजा ये था कि ये गवर्नर चेंज होना चाहिए। हाँ जी। तो एक तरफ ये चल रही है, दूसरी तरफ सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब भी बोल उठे हैं। एक तो उन्होंने पीटीआई की उस रेजोल्यूशन की ऐसी तैसी की है जो उन्होंने लॉबिंग करके यूएस कांग्रेस से अप्रूव कराई है। उनका कहना यह है कि हमें यूँ लगता है कि ये तो वो कामयाब हो गए कि एक रेजोल्यूशन पास हो गई विच इज़ नॉट बाइंडिंग इवन ऑन द अमेरिकन गवर्नमेंट, लीव अलोन कि हमारे ऊपर वो होगी। हमने भी शदीद रद्द अमल का इसके ऊपर इजहार किया है कि ऐसी की तैसी हु द हेल आर यू टू टेल अस। बहुत मुझे खुशी है इस बात की कि शटअप कॉल दी गई है पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की तरफ से, और दी जानी चाहिए थी। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि मुझे यूँ लगता है कि जैसे अगला हदफ ये होगा कि पाकिस्तान के ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगवाई जाएँ। अगर तो ये हो रहा है या किसी ने सोचा भी है तो ये मुल्क दुश्मनी है, ये पाकिस्तान दुश्मनी है, और इशारा एक जमात की तरफ है। ऑब्वियसली
किसने किए थे मुजाहरे IMF के दफ्तर के सर बाहर? 3 नाम थे जी, और किसने किए थे वर्ल्ड बैंक के ऑफिस के बाहर मुजाहरे? रमज़ान शरीफ का महीना था, अगर आपको अच्छी तरह से याद जी, हो तो वो याद है। शहबाज गिल साहब थे, आपको पता है, वो बहुत सारे ये जा सकते हैं इसके हवाले से। ठीक है। लेकिन ये कि अगर ये तहरीक चलने जा रही है कि पाकिस्तान के ऊपर इकनॉमिक पाबंदियाँ लगानी चाहिए या IMF पाकिस्तान को लोन ना दे, तो ये वतन दुश्मनी से कम अमल नहीं है मेरे ख्याल से। इफ़ बेटर सेंस प्रिवेल्स तो PTI को ये हरकत नहीं करनी चाहिए। ठीक है सलीम बुखारी साहब, एक ब्रेक का कहा जा रहा है जिसके बाद वापस आना है और बजट पर तनकीद करने वालों के हवाले से भी कुछ बात करनी है। नाजरीन, नए बजट का निफाज कर दिया गया है और बजट में बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए हैं जिस पर अपोजिशन की तरफ से तनकीद की जा रही है और हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी करवाई जा रही है कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। सलीम बुखारी साहब, इस बजट के बारे में आप क्या कहते हैं? और ये अपोजिशन और हुकूमत का मामला तो हर बजट जब भी पेश होता है इसी तरह की सूरत हाल देखने में आती है। देखिए, ये जो तकरार जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं कि हुकूमत और अपोजिशन ने, तो ये मैच खेलना होता है जी, ये पार्लिमानी जमहूरियत का हिस्सा है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि हुकूमत का रवैया क्या है। हुकूमत का रवैया ये है कि उन्होंने जिस बर्क रफ्तारी से चीज़ों की कीमतें बढ़ाई हैं, आप पेट्रोल को ले लीजिए, पहले पेट्रोल 8 रुपये कम हो गया जी, बड़ी बात है जी। 7 रुपये एक हफ्ते के बाद फिर दोबारा बढ़ गया जी। डीजल की कीमत 9 रुपये 40 पैसे फिर बढ़ गई जी। ये जिस रफ्तार से ऊपर नीचे हो रहा है और जिस तरीके से तनख्वाहदार तबके को आपने टारगेट किया हुआ है, तो उसकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी जी, वो तो उजड़ जाएगा। वो तो यानी ना सिर्फ ये कि वो तनख्वाहदार तबका नाला है हुकूमत के रवैये से, हुकूमत की पॉलिसियों से, बल्कि चीखो पुकार है एक तरह से। और मुझे नहीं पता कि कब ये लावा फट निकलेगा। मैं किसी किस्म की कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, ना किसी को प्रोवोक कर रहा हूँ, लेकिन हालात इतनी शिद्दत के साथ मुश्किल होते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आवाज़ आएगी। आप ये देखें कि जब आप शीरखार बच्चों को भी नहीं छोड़ते, उनके दूध के ऊपर आपने 18% टैक्स लगा दिया है जी। अब आप मेरा डिलेमा देखें, मेरी सैलरी पे टैक्स है, मेरे गैस के बिल पे टैक्स है, मेरे बिजली के बिल पे टैक्स है, मेरे पानी के बिल पे टैक्स है, मैं जिस चीज़ को ख़रीदने जाता हूँ उसके ऊपर टैक्स है। दैट मीन्स कि मैं डायरेक्ट टैक्स भी दे रहा हूँ और इनडायरेक्ट टैक्सेस ने मेरी मत मारी हुई है। हुकूमत फिर राज़ी नहीं है, फिर वो भीख मांगने निकल पड़ती है। अब ये जो 1 लीटर पेट्रोल है, इस पर 70 रुपए जा रहे हैं गवर्नमेंट की किटी में पर लीटर जी, टैक्स की मद में। ठीक है सर 77 लेकिन शायद। इसलिए आपका पूरा नहीं पड़ रहा है कि आपने एक तो अपने अखराजात कम नहीं किए हैं जी। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जिस मुल्क का बढ़ेगा या मेंटेन रहेगा उसके लिए तकलीफात आनी ही आनी। ठीक है। फिर आपने वादा किया था, आपको याद होगा, बिलावल भुट्टो साहब ने तो उसके ऊपर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की थी कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो इजाफी वजारतें जो है वो ख़त्म कर देंगे। याद है, यही बात शहबाज शरीफ साहब ने भी कही थी जी। क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ, एक भी वजारत अभी तक कम नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि आपने जो सबसे बड़ा ग्रज है मैं समझता हूँ तनख्वाहदार तबके का, वो ये कि अशराफिया को तो आपने दे दी है खुली छूट, ऐश कर रही है वो। जो सैलरीड क्लास है और जो कारोबारी तबका है उसकी आपने ऐसी तैसी कर दी है जी। मुझे आप ये बताएं, जब मुझे ये पता हो कि जिसके पास माल है, जो दोनों हाथों से हर जायज़ नाजायज़ तरीके से कमा रहा है, उसको तो आप पूछ नहीं रहे हैं। और मैं जो रिलीजियसली जिसकी तनख्वाह के सोर्स पर आप काट लेते हैं टैक्स, उसको आप मज़ीद तबाह से तबाह करते चले जा रहे हैं। तो ये क्या रवैया है? तो एक तो पिछले वक्तों में, अच्छे वक्तों में, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तेल की कीमत एक दफ़ा तय होती थी बजट में, फिर कोई उफ्ताद ना आ पड़े, यानी मिडल ईस्ट की जंग ना शुरू हो जाए, इराक वार ना शुरू हो जाए, कुवैत पे कब्ज़ा ना कर ले इराक, तो उसके अलावा साल भर में कीमतें आपकी अपसाइड डाउन नहीं जाती। मगर सलीम बुखारी साहब, अब जो हालात हैं वो इस तरह हैं कि हर 15 दिन बाद या इजाफा होता है या कमी होती है। देखिए ना, यही तो मिसनोमर, यही तो मैं कह रहा हूँ जी। अब ये महीने में 2 बार होने लगा है, पहले साल में 1 दफ़ा होता था। जी। और अगर कभी कीमतें साल में दोबारा बढ़ानी पड़ जाती थी तो उसको मिनी बजट कह के गाली दी जाती थी जी। और अब ये है कि 1 महीने में 2 बार आपके साथ कुछ भी हो सकता और सर ये जो प्राइसेस की फ्लक्चुएशन है, इसका मतलब ये है कि वी हैव एन अनस्टेबल इकोनॉमी। एब्सोल्युटली, इसके बारे में तो कोई शुबा ही नहीं है। ये तो कन्फेशन किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कि जिससे भी हम मिले हैं उसने कहा पहले अपनी इकोनॉमी स्टेबल करिए। चाइना से बड़ा दोस्त कौन है हमारा? उसके जो सीनियर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए थे, क्या कहा था उन्होंने? वो कहा था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी
इसके बगैर सी पैक भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये तो हुकूमत को समझना चाहिए, लेकिन वो पता नहीं कौन किस होश में वो गुम है। ऊपर से ये बताइए मुझे कि जब हालात ऐसे हों तो फिर MNAs और MPAs को देने के लिए 70 अरब रुपया आपने काहे के लिए रख दिया? और किटी में आएगा कहाँ से? वही तो ना, किटी में आपके है कुछ नहीं, वही ना जो कर्ज मिलेगा उसी में से खजाने खाली हैं और उसके अलावा टैक्सेस हैं। अच्छा जनाब, ये तो हमने कर ली अपनी तरफ से, लेकिन आज दो बड़े स्टॉलवर्ड्स जो नून लीग की हुकूमत में शामिल रहे, जी हुकूमती ओहदों पर रहे, उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब हैं जो CBR के चेयरमैन थे गालिबन, ठीक है ना, और फिर वज़ीर ख़जाना भी रहे। इसी तरीके से खाकान अब्बासी साहब ये वज़ीर रहे हुकूमत के, नून लीग के तो अक्सर दोनों तीनों टेन्योर में वो रहे। उन्होंने आज काफ़ी पात उतारी है उनकी, काफ़ी सीरियस क्रिटिसिज्म है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी और मिफ्ता इस्माइल साहब का भी। मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो कोई दर्जन भर ऐसी वजूहात बताई, यानी ऐसे टैक्सेस आपने लगाए हैं जो आपको IMF ने नहीं कहा। उन्होंने ये गर्दान की उन्होंने, क्या IMF ने आपको ये कहा था, क्या IMF ने आपको ये कहा था, क्या ये आपने IMF के कहने पे किया? मतलब कहने का ये है कि IMF की वजह से तो जो इम्पैक्ट आना है वो तो आना ही है, लेकिन जो आपने अपने फैसले किए हैं उससे भी तो गरीब आदमी की ऐसी तैसी हो गई है जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये बजट पास हो गया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई से चूँकि हो गई है, लिहाजा अब मुझे आपको हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं जो सैलरीड क्लास है उनको अभी आगे आगे पता लगेगा कि हमारे साथ बनने क्या जा रही है। जी, और जिस तरह के आप बता रहे हैं कि बच्चों के दूध की कीमतों में इजाफा हो गया सर, अब तो बिजली के बिल जो आते थे उसमें टैक्स जितना लगता था मगर एक फिक्स टैक्स का भी इजाफा कर दिया गया जो 1000 जी हाँ, उसकी स्लैब्स हमने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको याद है बताई भी थी। यस, मैंने कहा है ना कि हुकूमत ऐसे लगता है, यानी ये तासुर उभर रहा है कि वो एक तरह से अवामुन्नास से लूट खसूट में मसरूफ़ है कि जितना खींच लो इनकी सांसें भी रोक दो इनकी। इस रवैये से हुकूमत कितनी देर चलेगी, कितनी देर चल पाएगी, कितनी देर चलना चाहिए इसको, ये सारे सवाल ज़हनों में उठ रहे हैं। इसलिए कि अवामुन्नास की बहबूद का कोई एक इकदाम मुझे नज़र नहीं आता। पंजाब कितना बड़ा सूबा है, पंजाब अगर अपने वसाइल के तहत बगैर टैक्स लगाए बजट पेश कर सकता है तो सेंटर को क्या आफत आई है? उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? ये वो सवाल हैं जो लोगों के ज़हनों में उठ रहे हैं। और मैं फिर आपसे बता रहा हूँ कि जब तक आप आम आदमी पर से बोझ कम नहीं करेंगे, जब तक आप उसको रिलीफ का तासुर नहीं, यकीनी तौर पर रिलीफ नहीं देंगे, इस हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती हैं। सलीम बुखारी साहब, एक सवाल बड़ा अहम है, अता तारड़ साहब ने इस पर बात की है। वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म का विजन है कि IMF का ये प्रोग्राम आखिरी होगा। देखिए, ये तो हमें हर हुकूमत ने बताया जी, हर हुकूमत ने हमें ये कहा कि बस इसके बाद हम IMF के पास नहीं जाएंगे। ये वाहिद हुकूमत है जिसने कहा कि अभी हमें जाना पड़ेगा IMF के पास। अगर आपको याद हो, जब पहली तकरीर की थी शहबाज शरीफ साहब ने तो ये कहा था उन्होंने, बजट स्पीच में भी औरंगज़ेब साहब ने भी इसको दोहराया है कि हमें एक तो लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप जितने मर्जी डिनाइल मोड में रहें, लेकिन आपने करना वही है जो आपने करना है, यानी IMF के पास जाए बगैर आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि कोई चारा नहीं है। ठीक, अगर ये सूरत हाल रहेगी, जब तक हम कशकोल लेके मांगते रहेंगे, लोगों की शराइत तस्लीम करते रहेंगे, हमारे यहाँ आवाम को रिलीफ मिलने का कोई इम्कान नहीं है। अच्छा सर, ये अता तारड़ साहब ने ये भी कहा है कि इन लोगों ने लगता है बजट की किताब नहीं पढ़ी, तो क्या ये सरजनिश ऐसी बिला वजह कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो जिस तरह वो मिसाल है ना, बिल्ली खंबा नोचे, खंबा नोचे, ये खंबा नोचने वाली बात है। अब आप मिफ्ता इस्माइल को ये नहीं कह सकते कि उसको बजट नहीं आता या उसको बजट की समझ नहीं आती। यही हाल खाकान अब्बासी साहब का भी है। ही वेरी वेल अंडरस्टैंड कि बजट में इन्होंने क्या कार्रवाई की है और इसीलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज उसका इजहार भी किया है। तो मेरे ख्याल से इनके जो मशवरे हैं या इनकी जिन बातों की निशानदेही इन्होंने की है, उनसे सीखना ही हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद होगा। उनको शटअप कॉल दे के आप कोई बेनिफिट आवाम तक नहीं पहुंचा। ठीक है सलीम बुखारी साहब, यानी कि अगर ये लोग हुकूमत वाले इस बात को तनकीद बराए इस्लाह ले लें तो फिर मसाइल का हल निकल सकता है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।